अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइन और कानून की बड़ी अहमियत होती है। ये इसलिए बनाए जाते हैं जिसके तहत मुल्क का निज़ाम चलाया जा सके और वक्त के मुताबिक आइन में तरामीम भी की जाती है। और जब ये तरामीम का वक्त आता है तो छोटी जमातें जो होती हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हुकूमत वक्त को उनकी हिमायत दरकार होती है। इसी वजह से आजकल हमारे मुल्क में भी आइन तरामीम का जो है वो शोर शराबा चल रहा है और अदलियत से मुताल्लिक जो है आइन तरामीम की जा रही है। इस हवाले से ये आइन तरामीम क्या है, आवाम को इस बताने के लिए, आवाम के लिए आसान लफ्ज़ समझाने के लिए आज हमने मदऊ किया है सज्जाद हुसैन साहब को। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारे मुल्क में आजकल बात हो रही है आइन तरामीम की। सर, ये बताइए इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इससे मकसद क्या होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जब भी जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि कोई किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कुछ कवानीन बनाए जाते हैं और उसका कोई एक स्पेसिफिक आइन होता है जिसके तहत आप पूरा कंट्री को रूल करते हैं, लोगों पर हुकूमत चलाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब भी ये आइन बना तो तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ तरामीम हो चुकी हैं। तो अभी तकरीबन ये 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है और इसके अंदर तकरीबन 54 तजावीज़ ऐसी हैं जो हुकूमत पेश करेगी इस तरमीम के अंदर। और इसमें मुख्तलिफ जो आइन के ऑलरेडी है, जिस तरह 63 है, 51 है, 187 है या 175 है, इनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ वो हुकूमत लेके आना चाह रही है। और इसके अंदर अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके अंदर जो बलूचिस्तान असम्बली है उसकी जो सीटें हैं उसमें भी इजाफा हो जाएगा। अभी रिसेंट बलूचिस्तान असम्बली की 65 सीटें हैं और इस आइनी तरमीम के बाद वो तकरीबन 81 तक हो जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी। तो इससे बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ जाएगी। तो एक लिहाज से इस तरमीम होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट पड़ेगा और आप देखते हैं कि हुकूमत इससे क्या, इसका असल मकसद, इसके असल मकासद क्या लेना चाह रही है, वो तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस आइन के अंदर वो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इसकी सिलेक्शन अब कौन करेगा? अब हुकूमत करेगी। वो कैसे कि जिस तरह आर्मी चीफ की जो सिलेक्शन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सिलेक्शन है, वो मोस्ट सीनियर तरीन जो अफसरान होते हैं, जनरल्स होते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो चली जाती है, एक समरी चली जाती है मोस्ट सीनियर अफसरान की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास। और वो वहाँ से जो उनको लगता है कि ये बंदा या ये जो शख्सियत है, ये जो जनरल है, इसको मैं इसको मैं आर्मी चीफ के तौर पर इसको रिकमेंडेशन देता हूँ, तो वो उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाता है। ये सेम इस तरह ही होगा कि इसका जो तरीक़ाकार है चीफ जस्टिस लगाने का वो हुकूमत तब्दील करने जा रही है। इसके अंदर जो 5 सीनियर तरीन जो जजेस होंगे, जो चीफ जस्टिस साहबान होंगे, उनकी एक लिस्ट जाएगी हुकूमत के पास, लाइक प्राइम मिनिस्टर के पास। उनमें से वो एक जो चीफ जस्टिस होगा या जस्टिस होगा, उनको वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर देंगे। इसी पे कुछ तनकीद की जा रही है कि अगर ये हुकूमत इसको खुद लगाएगी तो क्या उसके फैसले या क्या उनका जो किस तरह से वो हुकूमती जो मामला हैं उस पर किस तरह से असरअंदाज होंगे उनके फैसले। अच्छा सर, बात की थी मैंने अभी इंट्रो में अपने कि छोटी जमातों की अहमियत है वो बढ़ जाती है जब वक्त आता है तरामीम करने का। तो हमारे मुल्क में की क्या अहमियत है और किस तरह ये असरअंदाज होती है इस तरमीम के ऊपर? अच्छा, हालिया आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी पार्लियामेंट से एक तस्वीर बड़ी गर्दिश कर रही है जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इमामत करा रहे हैं और उसके पीछे तकरीबन अपोजिशन लाइक पीटीआई सारी उसके पीछे सब बांधे हुए खड़ी है। तो ये जो मुल्की सूरत हाल है ये ऐसे ही है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो छोटी पार्टीज जो हैं इनकी पोटस जो है आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर है। आपने देखा होगा कि MQM भी 10 से 12 सीटों के साथ अपना गवर्नर सिंध के अंदर लगाने में कामयाब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, 2022 के अंदर आपने देखा है कि किस तरह से 10 सीटें लेने वाली मुस्लिम लीग काफ ने अपना जो वजीर आला है चौधरी परवेज़ इलाही को वो लगवा लिया था। ठीक है, तो छोटी पार्टीज़ हैं
ان کی سیٹیں تبھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب حکومت کے پاس کوئی واضح اکثریت نہ ہو. تو ابھی حکومت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ملا کر بھی اگر یہ ترمیم کرنا چاہیں تو ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سیٹیں درکار ہیں. اچھا, اس میں جو ابھی آئینی ترمیم کے لیے جو نمبر گیم بن رہی ہے وہ ہے جی 224 ووٹ درکار ہیں. حکومتی اتحاد کے پاس ابھی 214 ارکان ہیں اور اپوزیشن کے پاس ہیں 99 ممبرز. تو آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 224 ووٹ درکار ہوں گے. ابھی اگر ہم اسٹیٹسٹکس پہ نظر دوڑائیں تو مسلم لیگ نون کے پاس 111, پیپلز پارٹی کے پاس 69, ایم کیو ایم کے پاس 22 اور پاکستان مسلم لیگ 5. اسی طرح آئی پی پی کو ملا کر آئی پی پی کے پاس 4 ہیں, مسلم لیگ ضیاء 1, بلوچستان عوامی پارٹی 1, نیشنل پارٹی 1. تو 214 ارکان ہیں ابھی حکومت کے پاس, لیکن ان کو مزید 10 چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک اس کی حامی نہیں بھری کہ وہ آیا حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی جو اس کا آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس کے اندر جو 54 تجاویز ہیں وہ ان کو پراپر اسٹڈی کرنے کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے. اور یہ سنڈے کو اسمبلی میں پیش ہونا تھا, لیکن ڈیو ٹو مولانا صاحب کہ وہ نہیں ہو سکا, اور دونوں طرف سے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی دونوں طرف سے وفود کا جو سلسلہ ہے وہ آمد کا سلسلہ جاری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں. 1972 کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد ہیں مفتی محمود صاحب, وہ بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے بننے میں جو کہ سرحد کا صوبہ تھا کامیاب ہو گئے تھے. یہ سیم اسی طرح ہی ہوا ہے جس طرح چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں جب آپ کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہوتی تو ان کی ایک لاٹری نکل آتی ہے اور وہ اپنی من پسند ڈیمانڈ کے تحت حکومت سے کوئی بھی بڑا عہدہ لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ان کے پاس جو اسمبلی میں تقریباً 8 ممبرز ہیں اور سینٹ کے اندر ان کے پاس 5 ممبرز ہیں, ٹوٹل 13 ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. حکومت کو 2/3 اکثریت چاہیے سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, اس بل کو پاس کروانے کے لیے. تو لیٹ سی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پلڑا ہے وہ کس طرف ہوتا ہے اور اس جو ترمیم کا جو اس ترمیم کو کامیاب کرنے کے لیے حکومت ون کر پاتی ہے کہ نہیں. اچھا, سیاست بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے وکلا بھی احتجاج کر رہے ہیں اور شاید خوش نہیں ہے اس ترمیم سے. ان کو کیا وسار ہوگا, ان کا کیا لگا ہوا اسٹیک پہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے ان کو اس چیز سے؟ ایکچولی وکلا نے کچھ پروٹیسٹ بھی کیے ہیں سپریم کورٹ کے باہر, اور بار کونسل ہر دفعہ اگر ترامیم ان کے سپورٹیو جائیں تو وہ حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا ان کو لگے کہ ان ترامیم کے اندر کچھ ان کی اگر اختلاف رائے سامنے آئے تو وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ان کے اندر میرا خیال ہے وہ شاید کچھ ایسے شخص ہیں جس پر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جس طرح کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں, جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, ان کو دیگر صوبوں میں بھی ان کو چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے. مطلب کہ وہ شاید اس پہ ایگری نہیں ہے کہ حکومت جو ہے یہ جو جج کا ٹرانسفر تبادلہ ہے اس کے اندر بھی وہ بہت زیادہ مداخلت کرے گی, اور اپنے من پسند کے جو ججز ہیں وہ مختلف صوبوں کی کورٹس میں لگائی جا سکیں گی. ان میں ہو سکتا ہے ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہو کہ اس سے ٹرانسفر کی جو پالیسی ہے وہ حکومت کے ڈائریکٹ ہاتھ میں چلی جائے گی, جس سے وہ اپنی عدلیہ اپنی کورٹس کے اندر اپنی پسند کے ججز جو ہیں وہ لگوا کے اور کچھ فیصلے اپنے حق میں لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, سر بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو مدت ملازمت بڑھانے کا مقصد ہے ججز کی, وہ یہ ہے قاضی فائز صاحب کو جو ہے وہ توسیع دی جائے ان کے عہدے میں, تاکہ حکومت اپنا فائدہ لے سکے فیوچر میں اس سے. تو کیا سمجھتے ہیں ایسا وہ فیکٹر ہے اس کے اندر؟ اچھا, انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست کے اندر بہت امپورٹنس رکھتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ پرسن. ٹھیک ہے, ان کے فیصلے پوری کی پوری حکومت کو چلانے میں بھی مدد کرتے ہیں اور گرانے میں بھی مدد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو سابق وزیر اعظم تھے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو, ان کو سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہٹا دیا گیا اور ادھر ہی ان کو کچھ سیکنڈز کی پنشمنٹ دی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پنشمنٹ کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتا. اسی طرح چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا ٹلٹ ہے, اور بہت سارے فیصلے جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف اس لیے دیے کیونکہ وہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی. جی بالکل.
इसी तरह काजी फायज ईसा साहब के बारे में भी कुछ लोग और कुछ तज्जियाकार ये बात कहते हैं कि इनकी जो एफिलिएशंस है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। अगर इनको अगर ये तरमीम पास हो जाती है, इसके अंदर उन्होंने एक शिक रखी है कि जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी उम्र में इजाफा हो जाएगा, रिटायरमेंट की उम्र में वो तकरीबन 68 ईयर्स हो जाएगी। जी जी। तो इससे ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। तो इससे ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट अभी पॉलिसीज बनाएगी या जो गवर्नमेंट और टेक्नोक्रेट्स की अभी हुकूमत चल रही है जी जी, तो ये आगे चलती रहेगी। तो ये भी देखना होगा कि उम्र के साथ साथ एक और भी इसमें इस शिक के अंदर ये शामिल उन्होंने किया है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे 100 मोटो का जो इख्तियार है वो भी वापस ले लिया जाएगा। उस पर भी कुछ जस्टिस और कुछ बार की तरफ से ये एतराज़ात हैं कि जो 100 मोटो का इख्तियार है वो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने अपने कुछ एक आध बयान में ये भी कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन ये हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक वक्त नहीं आता, क्योंकि हमने ये भी देखा कि माजी के अंदर कुछ ताकतवर इदारों के सरबराहान भी ये बात करते रहे कि नहीं लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। और अभी देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होती है या नहीं होती। ये अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अक्टूबर के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी जाना है, एक नए चीफ जस्टिस ने आना है। तो उसका देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो भी जेल में हैं, उनके मुकदमात चल रहे हैं। तो ये दोनों पार्टीज के लिए, हुकूमत के लिए भी और जो अपोजिशन है उसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इन तरमीम का पास होना या इन तरमीम का मौखर होना ये किस हद तक अहम है। और इससे जुड़ी हुई हैं पीटीआई के लोगों की उम्मीदें भी और मुस्लिम लीग नून के लोगों की उम्मीदें भी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो तरमीम होने जा रही है अक्टूबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपके। नाज़रीन, इस आईनी तरमीम के लिए जोर तो जारी है, मुलाकातें जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है इसमें अवाम कहीं नज़र नहीं आती। इन मुलाकातों का मकसद अवाम कहीं नहीं है। काश ये मुलाकातें अवाम की फलाह के लिए होती, काश ये जोड़ तोड़ अवाम को लीव देने के लिए किए जाते, तो हम समझते हैं हाँ हुकूमत की तरजीह अवाम है। जिस दिन हुकूमत तरजीह अवाम हो गई ना तो उस दिन मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। काश ये सियासत सोचें, अपने मफाद से निकल कर सोचें, अवाम का सोचें। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।